इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे मेहमान खुसूसी एक ऐसे कानूनदा हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर, और पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपने देखा कि विजेंद्र कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करते हैं अपने चैनल पर। जी, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हिजाब पर कि अभी जो दो जजों का जो जस्टिस गुप्ता साहब और भदौरिया साहब का जो अभी आया है मसला, क्या लगता है उनको, जो उनकी राय है, दोनों की अलग अलग अपनी राय हिजाब के मामले को लेकर, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, इस मामले की एक तो बैकग्राउंड है। कर्नाटका हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑर्डर आता है एक, और वो आता है उस वक्त पे यूपी के इलेक्शंस हैं बैकग्राउंड में, और उस टाइम पे वो हिजाब को एकदम से बैन किया जाता है। तो यहाँ पे एक स्टेट की पर से जुडिशियल नोटिस ले सकते हो कि मालाफाइडनेस आ रही है, कि अगर आपका ऐसा है तो स्टेट 70 ईयर से आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक तो आपको आज स्पेसिफिकली दिखाना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल जस्टिफिकेशन क्या है, आप स्टेट को क्या नुकसान हो रहा है हिजाब पहनने से। क्योंकि हिजाब जो है हाई कोर्ट में, ये रिट पिटीशन में गए हैं, स्टूडेंट्स गए हैं। हमारा जो संविधान है वो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में 14 से लेके 32 तक हम हर इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स देता है। तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में इन्वोक किया कि ये हमारी राइट टू चॉइस का पार्ट है। तो स्टेट को यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन। अच्छा, जस्टिस गुप्ता साहब और धुलिया साहब दोनों किससे आप इत्तेफाक रखते हैं, ये बताइए? नहीं, ये अभी उस पे आते हैं, क्योंकि इस बैकग्राउंड के बगैर ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी आप इसमें धुलिया सा वो है जस्टिस सर के, और या फिर गुप्ता सर के, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट में देखेंगे तो, क्योंकि कोर्ट्स में एक वेल स्टेब्लिश ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस है कि स्पेक्युलेटिव आंसर नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, फैक्ट्स के रेफरेंस में होते हैं डिसीजंस जो होते हैं। तो पहला जो स्टेट के ऊपर हैवी ओनस ये है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में स्टेब्लिश करें कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। अगर आप हिजाब को या भी किसी भी उसको गवर्नमेंट स्कूल में बैन कर रहे हो, सिर्फ हिजाबी या और दूसरी चीज़, या और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो अगर जैसे ही फंडामेंटल राइट है, अब फंडामेंटल राइट को माना है, हाई कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, तो ये एक तो स्टैब्लिश हो जाता है बेसिकली कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। स्टेट के पास इसका जस्टिफिकेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में है। आपका आर्टिकल 19 ऑफेंड हो रहा है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल। अच्छा, क्या लगता है आपको कि किसी भी स्कूल के अंदर या एक ऐसे इदारे के अंदर सबकी सेम यूनिफॉर्म होनी चाहिए? किसी को रिलीजियस के साथ या कोई माला पहन कर आ रहा है, कुछ पहन कर आया है, वो सब उससे दूर रहना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो, वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है उसकी। फिर उसमें एक एस्पेक्ट ये है कि हमारी वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और बहुत सारी गोल्स हैं, वो लेकिन इन्फोर्सिएबल नहीं है पर से। एंड वो इन्फोर्सिएबल, एक तो पर से इन्फोर्सिएबल नहीं है, दूसरा अगर फंडामेंटल राइट और स्टेट की जो डायरेक्टिव पॉलिसी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, देन ओवरवेलमिंग पब्लिक इंटरेस्ट है, देन फंडामेंटल राइट में बी गिवन ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अदरवाइज फंडामेंटल राइट इज प्राइमरी एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर एनी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स। उसका सिर्फ रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट की तरफ से हो सकता है। स्टेट को ये स्टैब्लिश करना है इसमें कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब इसमें इंडिया के अंदर हमारा एक फ्रीडम मूवमेंट का बैकग्राउंड है, एक कॉलोनियलिज्म का बैकग्राउंड है। उसके बाद हमारा जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट होता है फुल, और हमारी सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, उसको फ्रीडम की, उसकी एसेंशियल फ्रीडम की, और उसकी कल्चरल आइडेंटिटी और वो सब भी प्रोटेक्शन दिया गया है। वी कैन नॉट फॉरगेट, वी कैन नॉट लूज साइट ऑफ इट। एक तो आपका कम्युनिटी राइट आता है, एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे आर गिवन कम्युनिटी राइट that yes, you can establish your educational cultural institution, you can maintain your identity, protect and even promote it। फिर इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो इंडिविजुअल राइट्स में जो इंटरेस्टिंग जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच की, इसमें दोनों के व्यूज़
आप आइसोलेशन में देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि ये जजमेंट फ्लॉड है, ये नहीं है। एक तो दोनों जजमेंट में रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, बोथ जजेस हैज नॉट डिसाइडेड इट, इनफैक्ट रिफ्यूज टू। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा इसके अंदर कि जैसे कुरान के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको हम एसेंशियल प्रैक्टिस मानते हैं मज़हब के अंदर, तो कुरान में चीज़ तो है हिजाब को लेकर। हाँ, तो देखिए हाई कोर्ट में ये आर्ग्यू हुआ, हाई कोर्ट में एसेंशियल प्रैक्टिस आर्ग्यू हुआ, हाई कोर्ट ने इसको एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसेंशियल प्रैक्टिस वाज ए रॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन जस्टिस गुप्ता तो बार बार उसी चीज़ को कह रहे हैं कि इस्लाम में ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, जस्टिस गुप्ता ये बात कह रहे हैं, लेकिन वही धुलिया साहब कह रहे नहीं। दोनों डिवीजन बेंच ने रिफ्यूज किया है कि whether hijab is an essential practice in Islam or not, to answer it, saying that question relate to fundamental right. Both honorable judges are recognizing that it is a question of your fundamental right, because you are the writ petitioner, it's not a PIL, public interest litigation नहीं है, writ petition है। इंडिविजुअल दो लड़कियां आई हैं, उन्होंने कहा कि इट्स पार्ट ऑफ माई राइट टू चॉइस, मेरी मर्जी है मैं ये पहनूं या ना पहनूं, वो ठीक है। लेकिन एक स्टेट का डिसिप्लिन हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल में हो सकता है, या स्कूल का अपना कोई डिसिप्लिन हो सकता है। सिर्फ हिजाब पर ही क्यों, सिर्फ हिजाब पर ही क्यों, अगर किसी स्टेट का ये रूल है तो इसमें एक तो जुडिशियल नोटिस वाली बात आती है कि एक माइनॉरिटी से रिलेटेड है, वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी की तरफ डायरेक्टेड है, उसका जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है कि इसमें मेजोरिटेरियनिज्म, कोर्ट को उसको सेट करना होगा और उसके पीछे जाके देखना होगा कि एक्चुअल में स्टेट का जस्टिफिकेशन क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में। स्टेट को ये पावर है, गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल को ये पावर है कि जब वो देते हैं कि भाई हमारा ये यूनिफॉर्म होगा। इफ यू आर टेकिंग एडमिशन, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ आप एडमिशन ले रहे हैं, हाँ, तो नहीं मतलब मेरा सवाल ये है कि सिर्फ एक समुदाय के साथ, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मतलब सबके साथ इक्वालिटी का मसला होना चाहिए ना, तमाम मजहब के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म हो, मैं ये बात कह रहा हूँ। सिर्फ हिजाब पर क्यों, वो ये कह रहा हूँ। हाँ, सिर्फ हिजाब पे क्यों नहीं है, जैसे स्कूल तो यही कह रहा है कि मेरी तो ये ड्रेस है, उस मायने में कि ड्रेस है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, उसको स्कूल की ये ड्रेस पहननी है, उस मायने में तो ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और सबसे लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है और उसका एक पॉलिटिकल रेफरेंस है, उस टाइम में स्टेट पहले नहीं कर रहा और सडनली एक गवर्नमेंट ऑर्डर लेके आता है और सिर्फ हिजाब को बैन कर देता है, तो स्टेट ये बताए कि जिस ईयर में मैंने एडमिशन लिया है, एटलीस्ट मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, उस टाइम मेरा एडमिशन रूल मुझे प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा है कि यू कैन नॉट कम विद दिस पर्टिकुलर ड्रेस, मे बी नेक्स्ट ईयर यू मे पुट इट, देन आई विल डिसाइड कि मैं इस स्कूल को ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा। अच्छा, एक सवाल और ये भी है, चूंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पर आप असर्ट कर सकते हो कि ये मेरा जो स्कूल का डिनायल है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी दो ग्राउंड पे। एक है कि हमारा रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है, एक मेरा इंडिविजुअल राइट टू चॉइस है। तो स्टेट को दोनों में ही अपने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एक में फंडामेंटल राइट में कि अगर ये आपका इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट है, स्टेट ये दिखाए कि क्या पर्पज अचीव कर रहा है। पर्पज में जस्टिस जो धुलिया है वो डाइवर्सिटी इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज़ हिस्टोरिकली ट्रू। जस्टिस गुप्ता हैं वो इसमें यूनिफॉर्मिटी देख रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स। अब दोनों का एक व्यू है, कोई भी जज होगी, कोई भी बेंच होगी, उसका एक व्यू होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने धुलिया साहब को अप्रिशिएट किया है कि नहीं वो तो सही कह रहे हैं, अगर राइट टू कल्चर है, राइट टू रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इंडिया की नॉर्म है कि जो लोग हिजाब पहनना चाह रहे हैं तो उसको रोका क्यों जा रहा है, सवाल ये है ना। जो लोग नहीं पहनना चाह रहे नहीं पहने, उसमें क्या दिक्कत। जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसका भी लॉजिक तो यही है, पुअर और रिच यू विल वेयर ए डिसेंट ड्रेस। अच्छा, क्या एक थोड़ा सा हटके एक सवाल ये भी है, क्या लगता है पॉलिटिसाइज है कुछ अभी? हाँ, वो तो वही है। अदरवाइज मुझे लगता है इस बेंच ने जितनी लंबी हियरिंग की, इसकी डे लॉन्ग हियरिंग चलती थी और हाई कोर्ट में भी इतना लंबा मैटर हियरिंग हुई है, इतनी हियरिंग की पर रिक्वायर्ड नहीं, ये सेटल्ड क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि ये अनसेटल्ड है। अब इसको एक फिर रेफरेंस जाएगा कि भाई लार्जर बेंच डिसाइड करे, थ्री जज में आल्सो डिसएग्री, देन मे बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। मुझे लगता है इसमें पहले से ही एक डिवीजन बेंच की जगह एटलीस्ट इसका सीधे डायरेक्ट रेफरेंस, इसमें कोई क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना चाहिए था, जैसे सबरीमाला में बाद में फॉर्मुलेट किया गया,
उसी तरह इसमें भी फॉर्मुलेट करना चाहिए कि पहले से ही कि जो आपके ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका रिक्वायरमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करे, या तो पहले से आंसर कर रखा हो, नहीं किया है तो उसका रेफरेंस जाना चाहिए कि एक तरफ स्टेट का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एक तरफ फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ आपका कल्चरल एंड कम्युनिटी राइट्स हैं। इन तीनों को आप कैसे हो क्वेश्चन फ्रेम करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में कैसे आंसर करते हो, इसका आंसर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही कर सकती है। अच्छा ठीक है। अब अच्छा दूसरा सवाल ये ज्ञानव्यापी पर है। ज्ञानव्यापी पर अभी आया जो फैसला आया कि भाई कार्बन डेटिंग को स्टे रोक देना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। तो खास तौर से एक समुदाय को एक खुशी की लहर दौड़ गई उसके अंदर कि नहीं, एक हमारे हक में फैसला हुआ। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अच्छा एक चीज़ और है, कार्बन डेटिंग क्या, थोड़ा भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कार्बन डेटिंग तो सिंपली ये है कि भाई एक कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे एक मूर्ति है या कोई भी एक डॉक्यूमेंट है या कुछ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक एज का आइडिया लगाने के लिए कि ये कितना ओल्ड हो सकता है, उसके लिए है कार्बन डेटिंग से कि क्योंकि इसकी करेक्ट का तो हमें पता नहीं है कि ये कब रखी गई है, कब नहीं रखी गई है या नहीं है, कब है क्या है। उसके लिए कार्बन डेटिंग ये होती है कि इसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं आपको। तो कार्बन डेटिंग तो ये है। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में देखिए, इसकी जो सीड्स हैं यस एंड नो दोनों में सुप्रीम कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन एक्सप्रेस की। एक तरफ तो ये कहा कि 1947 में मस्जिद में वो जो मूर्ति रखी गई थी वो इसमें ज्ञानव्यापी में नहीं जामा मस्जिद उसमें, इसमें अयोध्या बाबरी में, अच्छा वो एक क्रिमिनल एक्ट है। वो, और दूसरी तरफ फिर आपने हिंदुओं को उनके राइट्स दे दिए कि आपका यहाँ पे राइट बनता, पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे वगैरह कर रहे थे, और 142 इन्वोक करके पीस के लिए, उसके लिए क्वेश्चन आपका पीस का नहीं है। पीस का काम है स्टेट का, सिविल सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का। आपको लीगली डिसाइड करना है किसका टाइटल है, और ये टाइटल डिस्प्यूट था। तो उसी में ये एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि भाई आज उसके बाद में जो ज्ञानव्यापी पे वहीं आ रहा हूँ मैं, अब वहीं आ रहा हूँ। उसी में एक रेफरेंस आया था कि अब इसके बाद वो 1991 का जो एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑन प्लेसेस ऑफ जो वर्शिप एक्ट है, कि जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है एज ऑन द डेट ऑफ 1947 उनका जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। उसी में फिर वो एक गणव्यापी मस्जिद में जब इन्होंने वो लगाई वहाँ पे पिटीशन, और उसमें हियरिंग हुई, और वो एक कमिश्नर अपॉइंट किया, और उसने उसमें एक रिपोर्ट दे दी। वो सील्ड रिपोर्ट देनी थी, लेकिन वो पब्लिक सीक्रेट बना, सबके सामने आया कि वहाँ पे कोई ऐसे एक शिवलिंग जैसा कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट में उसका रेफरेंस गया, तो सुप्रीम कोर्ट में यह आया कि कंप्लीट प्रोहिबिशन है, लेकिन वहीं से एक हिंट दिया गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बेंच ने ओरली एक्सप्रेस किया था, यू कैन नॉट से दैट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट completely absolutely prohibit and there cannot be any situation where a suit will not lie। उस हिंट पे वहाँ से एक एवेन्यू मिलता है जहाँ से पहले से ही लगता है कि गणव्यापी में भी वो जो ऑर्डर 7 रूल 11 की पेटिशन लगाई मस्जिद कमेटी ने कि भाई ये जो सूट है मेंटेनेबल नहीं है इन व्यू ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991-93, उसको डिसमिस कर दिया। उसको डिसमिस करने का मेन ग्राउंड ये है कि पिटिशनर ने अपना एक ग्राउंड लिया है कि हम 1947 से और उससे पहले से ही यहाँ पर वर्शिप करते रहे हैं, बाद में कुछ स्टेट का एक्ट आया, उसके चलते इसको रेगुलेट किया गया, ईयरली पूजा की गई। इस ग्राउंड पे वो रिजेक्ट हुई। अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल हियरिंग है, ऑर्डर 7 रूल 11 की डिसमिसल एप्लीकेशन। कार्बन डेटिंग को लेके स्टे लगाया, क्या खुशी की लहर होगी जो अगर दूसरे समुदाय की बात, स्टे की और खुशी की लहर की बात नहीं है, क्योंकि मतलब उस पे नहीं कुछ कहा कि कार्बन डेटिंग इसमें अभी इस स्टेज पे डिसाइड करने के लिए उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं, वो एविडेंस में होगी, प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर होगी तो अभी तो जो प्ली है वो मेनली है मेंटेनेबिलिटी की। मेंटेनेबिलिटी कोर्ट ने मान ली, अब आप रिटर्न रिप्लाई कीजिए, रिजोइंडर फाइल कीजिए, उसके बाद में सूट प्रोसीड करेगा, एविडेंस पे जाएगा। उसमें कार्बन डेटिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि जो आपने प्ली ली है
पटिशनर्स ने जो प्ली ली है प्लेंटिफ ने कि 1947 या उससे पहले से हम प्रेयर करते रहे, इफ़ दे आर एबल टू स्टैब्लिश इट इवन